नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8 राशियों की तुलना। ठीक है बेटा, तो इस राशियों की तुलना में हम लाभ हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम ब्याज पढ़ेंगे, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, दोनों तरह के ब्याज हम इस प्रश्नावली के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले हम बेटा इसकी कुछ परिभाषाओं के ऊपर चलते हैं। तो चलते हैं परिभाषाएं, देखिए। ठीक है बेटा, परिभाषाओं में बताया गया है कि पहली परिभाषा है क्रय मूल्य। किसकी है? क्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य किसे कहते हैं? तो मैं आपको समझा दूं बेटा कि क्रय मूल्य, यदि हम मान लीजिए हमने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए हमने दुकानदार को जितने रुपए दिए हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु को खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? और दूसरी परिभाषा है विक्रय मूल्य की। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का अर्थ है कि वस्तु को बेचने के लिए जितने रुपए हमें प्राप्त हुए, मतलब आप मान लीजिए आपने दुकानदार से रुपए कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है, आपने खरीदी, दुकानदार ने बेची। समझ में आ गया? आपने तो उस वस्तु को खरीदा लेकिन दुकानदार ने उस वस्तु को बेचा। मान लो आपने वो वस्तु 500 रुपए में खरीदी, तो आपने खरीदी इसलिए आपका तो वो क्रय मूल्य होगा, और दुकानदार ने बेची, इसका मतलब दुकानदार के लिए वो विक्रय मूल्य होगा। समझ में आ गया? यहाँ तक खरीदे गए मूल्य को विक्रय क्रय मूल्य और बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? फिर मैं आपको बता दूं बेटा बट्टा। ठीक है, तो बट्टा होता है कि मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी और आपको दुकानदार ने ऐसा कह दिया कि मैं आपको है ना इसमें ना डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक है, कि 20% डिस्काउंट है या 10% डिस्काउंट है। डिस्काउंट शब्द समझ में आता है कि हमने कोई वस्तु खरीदी, उसके ऊपर उसका जो मूल्य अंकित है, यानी कि अंकित मूल्य के ऊपर जितने परसेंट दुकानदार हमें डिस्काउंट दे रहा है उतने परसेंटेज रुपए उसमें से घटाकर हमें खरीदने के लिए मूल्य देना पड़ेगा। समझ में आ गया? मतलब हमें उतने कम रुपए में वो चीज मिलेगी। मान लीजिए कि अपन ने 500 रुपए की कोई चीज खरीदी, ठीक है, 500 रुपए की उस वस्तु खरीदी और दुकानदार ने कहा मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, इस पे 10% डिस्काउंट दूंगा। तो हमें निकालना है कि 500 का 10% होता कितना है? 500 का 10% होता है 50 रुपए, यानी कि 500 में से 50 को घटा दो, 500 में से 50 को घटा दो, तो यानी कि 450 रुपए में हमें वो वस्तु मिलेगी। समझ में आ गया सबको? यहाँ तक 450 रुपए में हमें वो वस्तु मिलेगी, तो उसे कहते हैं बटा। उसको हम इंग्लिश में तो डिस्काउंट कहते हैं, हिंदी में छूट, या तो छूट कहा जाता है या फिर बट्टा कहा जाता है, या और इंग्लिश में कहा जाता है डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट कहा जाता है। समझ में आ गया सबको? हिंदी में छूट, बटा, या फिर इंग्लिश में डिस्काउंट कहा जाता है। किसको? कि यदि जितनी परसेंटेज हमें छूट दी जाती है उतने परसेंटेज ही हम उसके अंकित मूल्य में से घटा दीजिए, तो वो हमारे पास जो मूल्य होगा वो उसको छूट कहा जाता है। ठीक है, उस परसेंटेज को छूट कहा जाता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जैसे कि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, लाभ कब होता है? लाभ कब होता है कि मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 400 रुपए में खरीदी, तो इसका क्रय मूल्य हो गया 400 रुपए। फिर मैंने वो वस्तु 500 रुपए में बेच दी, 500 रुपए में बेची, यानी कि मेरा वो विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य मेरा 500 रुपए हो जाएगा। तो कहने वाला मैंने कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तो मुझे यहाँ फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है? 100 रुपए का फायदा हो रहा है, यानी कि ये मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ। क्या हुआ? मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ। तो इस कंडीशन से हमें क्या समझ में आता है? इस कंडीशन से हमें क्या समझ में आता है कि 500 रुपए अगर विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है, तब हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, यदि विक्रय मूल्य बड़ा है और क्रय मूल्य छोटा है, तब तो हमें होता है लाभ। ठीक है, और इसी का जस्ट उल्टा कि यदि क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तब हमें क्या होगी? हानि। क्या होगी हमें?
हानि। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तब हमें हानि होगी। तो कंडीशन ये होती है कि विक्रय मूल्य बड़ा और क्रय मूल्य छोटा है तब लाभ होगा, और क्रय मूल्य बड़ा और विक्रय मूल्य छोटा है तब हानि होगी। समझ में आ गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो हम इसका सही सूत्र लिख देते हैं बेटा। सही सूत्र लाभ का और हानि का सही सूत्र लिख देती हूं मैं, कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा सूत्र हो गया। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसके अलावा फिर हम देखते हैं बेटा कि अगर हमें यूं कह दिया कि जैसे मैंने अभी आपको आगे आगे समझाया कि 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 400 मतलब 400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 500 में बेची तो हमें 100 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कि हमें कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यदि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो उसका सूत्र होगा लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 400 रुपए में कोई वस्तु खरीदी। कितने रुपए में खरीदी? 400 रुपए में, और 500 रुपए में उसको बेचा। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ? मुझे 100 रुपए का लाभ हुआ। तो मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ मुझे 100 रुपए का हुआ तो 100, क्रय मूल्य मेरा इसका 400 था तो 400 इंटू में 100। ठीक है, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो काट दिया, तो अब बचा क्या हमारे पास? 100/4। 100/4, 4 का भाग 100 में दिया, आंसर आया 25%। यानी मुझे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। समझ में आ गया? इस तरीके से लाभ प्रतिशत ज्ञात करते। और सेम यही तरीका है हानि प्रतिशत ज्ञात करने का। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होगा हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100 इंटू 100। ये हो गया हानि प्रतिशत का सूत्र, ये हो गया लाभ प्रतिशत का सूत्र। यहां तक सबको समझ में आ गया? अभी तक मैंने आपको क्रय मूल्य की परिभाषा, विक्रय मूल्य की परिभाषा, लाभ कब होता है, हानि कब होती है, लाभ प्रतिशत क्या है, हानि प्रतिशत क्या है, और बटा क्या है, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं जीएसटी। ठीक है बेटा, जीएसटी का नाम आपने सुना हुआ होगा। ठीक है, पहले बताया जब ये जीएसटी लागू नहीं हुई, जब ये जीएसटी लागू नहीं हुई उससे पहले कोई भी सामान खरीदते थे तो उसमें तरह तरह के टैक्स लगते थे, जैसे सेल टैक्स है, वेट है, अलग अलग टैक्स लगते थे। ठीक है, फिर जैसे ये जीएसटी आ गया, ये जीएसटी कब लागू हुआ? ये 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ। कब? 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को ये जीएसटी हमारे भारतवर्ष में लागू हुआ। और इसका मतलब क्या होता है? जीएसटी का मतलब होता है जी फॉर गुड्स, गुड्स यानी कि वस्तु, एस फॉर सर्विस, सर्विस, टी फॉर टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है सेवा, मतलब माल और सेवा कर। गुड्स यानी कि माल, क्या होता है? माल, और सर्विस यानी सेवा। ठीक है, और टैक्स का मतलब होता है कर। इसका पूरा नाम, जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स एंड आएगा बेटा, इसके बीच में आएगा एंड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और हिंदी में आएगा माल और सेवा कर, माल और सेवा कर। तो जब ये भारत में जीएसटी लागू हुई तो जीएसटी से पहले जो भी टैक्स चलते थे, जैसे कि सेल टैक्स चलता था, जैसे वेट टैक्स चलता था, तो ये जितने भी टैक्स हुआ करते थे उन सबको खत्म कर दिया गया, और बस होल एंड सोल सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया, जीएसटी, जिसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आया? ये कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा बेटा?
ठीक है। और ये जो जीएसटी होता है, इसका मतलब होता है हमने अगर कोई भी वस्तु खरीदा तो भारत सरकार उसके ऊपर कुछ टैक्स लेती है, ठीक है। उस टैक्स को, जो पक्का बिल होता है, उस पक्के बिल में वस्तु का मूल्य, मान लीजिए वस्तु का मूल्य है 500 रुपए, और टैक्स उसका, ये तो हो गया उसका क्रय मूल्य, फिर उसका टैक्स हो गया उसका जैसे मान लो 35 रुपए। तो जो दुकानदार है वो दुकानदार अपने से यानी कि ग्राहक से 535 रुपए पूरा लेगा। जो टैक्स होगा वो टैक्स जो है वो दुकानदार ग्राहक से वसूल करता है। किससे वसूल करता है? ग्राहक से वसूल करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? अब चलते हैं, अब देखते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज के दोनों सूत्र देख लेते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ब्याज क्या होता है। नाम सुना है ब्याज का? ब्याज बेटा आपकी जैसे 7वीं क्लास तक तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ब्याज सीखा है, सरल ब्याज। एक प्रकार का ही ब्याज सीखा है, सरल ब्याज, ठीक है। लेकिन अब 8वीं क्लास में आपके सरल ब्याज भी है और एक चक्रवृद्धि ब्याज भी है। समझ में आया? इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया? ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, इंटरेस्ट ये होता है कि मान लीजिए कि रमेश ने सुरेश से कुछ रुपया उधार लिया। एक है रमेश, एक है सुरेश। ठीक है, रमेश ने इसने इससे लिया, क्या लिया? उधार लिया। कितने रुपए लिया? मान लो 5,000 रुपए लिया। ठीक है, 5,000 रुपए इसने लिया। कितने समय के लिया? 1 वर्ष के लिए लिया। ठीक है, और इसने इसको बोली कि, रमेश ने इसको बोली कि मैं तुझे 1% ब्याज दूंगा। 1% ब्याज, 1% यानी कि दर, 1%। टके शब्द नाम सुना है ना अपन, लोकल लैंग्वेज में टका टका कहते हैं। 1%, 2%, 10% ऐसे बोलते ना, यानी कि 1% ब्याज, 2% ब्याज, 10% ब्याज, इस तरीके से। तो रमेश ने सुरेश से 5,000 रुपए 1 वर्ष के लिए 1% की दर से उधार लिया। ठीक है, जब 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 1 साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब जो है वो रमेश जब सुरेश को फिर से ये 5,000 रुपए लौटाएगा, तो इस 5,000 के साथ में कुछ एक्स्ट्रा रुपया भी देगा। मान लो उसने 5,400 रुपए उस सुरेश को दिए। भाई आप कहेंगे 5,000 ही तो उधार लिए थे, तब ये 400 रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिए उसने? तो ये जो 400 रुपए है ये उसका ब्याज है। क्या है? उसका ब्याज। यानी कि मान लीजिए, समझ लीजिए इस तरीके से कि अगर मान लीजिए आप किसी के दूसरों के मकान में किराए पर रहते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर उदयपुर के हैं और आप रह रहे हैं दिल्ली। ठीक है, तो आप दिल्ली रह रहे हैं, तो दिल्ली में आपका मकान नहीं है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति के मकान में किराए पे रहते हैं। तो जिसके मकान में आप किराए पे रहते हैं उसको आप महीने ही महीने किराया देते हैं ना, महीने महीने किराया देते हैं। तो आपने देखा बड़ी बड़ी सिटीज में तो मकान का किराया 10,000, 20,000, 12,000 इस तरीके का किराया होता है। तो किसी दूसरों के मकान में रहने के लिए आपको उसके मकान का किराया देना पड़ता है महीने ही महीने। उसी तरीके से किसी दूसरे के धन को कुछ समय के लिए अपने पास रखने के लिए उसका महीने ही महीने हमें किराया देना पड़ेगा। और धन को उधार लेकर उसको अपने पास रखने का किराया को दूसरी भाषा में कहते हैं ब्याज। समझ में आ गया? दूसरी भाषा में उसे क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। किसी के धन को उधार अपन ने लिया है और उस धन को थोड़े दिनों के लिए हमारे पास रखा है, तो हमें उसके किराए के रूप में हमें उसका ब्याज देना होगा। ठीक है, इसको कहते हैं ब्याज। ठीक है, अब ब्याज में एक होता है सरल ब्याज, एक होता है चक्रवर्ती ब्याज। सरल ब्याज तो ये होता है कि 5,000 रुपए लिए हैं तो 5,000 रुपए पे 1% की दर से 1 वर्ष का ब्याज लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए चक्रवर्ती ब्याज में मान लीजिए उसने 5,000 रुपए लिया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिया, 1% ब्याज की दर से लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब इस वर्ष का, पहले वर्ष का तो मूलधन उसका, जितने रुपए ब्याज लेते हैं ना बेटा उसको कहा जाता है मूलधन। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? मूलधन। जितनी दर के लिए, मतलब जितने प्रतिशत से लेते हैं उसको कहा जाता है दर।
और जितने समय के लिए लेते हैं उसको कहते हैं समय। वर्ष, जितने वर्ष के लिए लेते हैं उसको समय कहा जाता है। ठीक है, सेम यही होता है, इसको ही मूलधन कहा जाता है, इसको दर कहा जाता है, इसको समय कहा जाता है। अब चक्रवर्ती ब्याज में अंतर ये होता है कि पहले वर्ष का मूलधन तो अपना क्या रहेगा, 5,000, और जैसे ही दूसरा वर्ष लगेगा तो मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा। मान लो 400 रुपए अगर ब्याज है तो ब्याज जुड़ जाएगा, तो अगले वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, 5,400 रुपए। यानी कि पहले वर्ष का ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा और वह जो मेन मिश्र धन जो है वो दूसरे वर्ष का मूलधन बन जाएगा। मिश्र धन किसे कहा जाता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। तो पहले वर्ष का मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाएंगे तो जो मिश्र धन होगा वो मिश्र धन अगले वर्ष का मूलधन बन जाता है। इसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ब्याज ज्यादा, इसमें कम मिलता है, इसमें ब्याज ज्यादा मिलता है। समझ में आया? जिसने उधार दिया उसको ज्यादा इसमें बेनिफिट है, चक्रवृद्धि ब्याज में बेनिफिट है। ठीक है, अब इनके दोनों के अलग अलग सूत्र हैं, बता दूं आपको सूत्र क्या है। ठीक है, सूत्र हमारे हैं कि सरल ब्याज जिसमें मूलधन होता है, एक तो मूलधन होता है, एक होती है दर और एक होता है समय। ठीक है, मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल पी कहते हैं, दर को कहते हैं रेट और समय को कहते हैं टाइम। तो पी, आर और टी से इसको डिनोट करते हैं। ये जो सरल ब्याज है इसको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई से डिनोट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई। और चक्रवर्ती ब्याज होता है, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई से इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? पी फॉर मूलधन, आर फॉर दर, समय के लिए टी। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है एस आई बराबर मूलधन यानी कि पी इंटू दर यानी कि आर इंटू समय यानी कि टी, समय यानी कि टी। ऐसा कह सकते हैं पी इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। ये होता है इसका सूत्र। किसका होता है? एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है। और सीआई जो है, सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 कोष्टक के बाद यहां आएगा समय। क्या आएगा? समय। और फिर वापस माइनस मूलधन, माइनस मूलधन। ये होता है इसका सूत्र। आप ऐसे बोल सकते हैं कि सी आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, अब इसकी कोष्टक में टी माइनस का पी। ये तो हो गया ब्याज ज्ञात करने का सूत्र। और अगर इसी चक्रवर्ती ब्याज का मिश्रधन ज्ञात करना है तो मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र होता है ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 कोष्टक के बाहर आ गया टी, और पी में माइनस का जो पी है वो नहीं लगेगा। समझ में आ गया? माइनस का जो पी है वो नहीं लगेगा किसमें? ए में। मिश्रधन में वापस माइनस पी नहीं करना पड़ेगा, माइनस के मूलधन नहीं करना पड़ेगा। दोनों सूत्र अच्छे से समझ में आ गए बेटा? एसआई का और सीआई का दोनों अच्छे समझ में आ गया? तो इसी के साथ आज हमने इस पूरी चैप्टर के अंदर जितने भी सूत्र है, जितनी भी परिभाषा है, सब हमने पढ़ ली है। अब हमें सिर्फ प्रश्नावली याद करनी, समझानी रहेगी। और अब आपको अगर सूत्र सारे याद है तो प्रश्नावली हल करने में बहुत इजी रहेगा। समझ में आ गया? तो आपको ये सारे सूत्र, सारी परिभाषाएं, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो आज की क्लास में हमने इस पे डिस्कस कर लिया। हम कल की क्लास से हम 8.1 प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास में इतना है।